लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाइजेशन की कि कैसे जो खाना हम लोग खाते हैं उसे पचाया जाता है। ठीक है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं कैसे उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारा डाइजेशन था उसके अंदर हमने कंप्लीटली सिर्फ यही बात की थी। हमने डाइजेशन इन सबसे पहले तो ह्यूमंस भी देखा, अमीबा भी देखा, फिर हमने प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात की, हमने इन शॉर्ट न्यूट्रिशन की बात भी की थी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो खाना हमने खाया है, ठीक है, जो खाना हमने खाया है उसको हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद में उससे एनर्जी कैसे रिलीज की जाती है उस बारे में आज हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर बातें करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट रेस्पिरेशन रिवॉल्व्स अराउंड कि कैसे यार जो खाना हमने खाया, ठीक है, उसको पचाया और उसके बाद में से उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज की जाने वाली है। यहाँ पर हम धरती पर रहने वाले जीव मनुष्यों की बातें भी करेंगे और पानी में रहने वाले कुछ जीवों की बातें भी करेंगे। कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यार हमको ये पता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो तुम जाकर देख सकते हो, लिंक्स तुम्हें नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे यार न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जो हमारे फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है, ये ऐसा फॉर्म है जो कि ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यार हम लोग सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें से एनर्जी रिलीज की जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे यार रेस्पिरेशन की। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो कि है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगेन यार जो हमने खाना खाया उसको हमने पचाया और फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कार्ब्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है। अब ये ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करके इसमें से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज की बातें करने वाले हैं क्योंकि यार ग्लूकोज जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यार एक बहुत ही कॉमन मिथ है, बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को लेकर। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को लेकर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। ठीक है यार, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग चीज है। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग चीज है, दोनों में काफी डिफरेंस है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जो कि जिसके कारण ऐसा लगता है कि यार रेस्पिरेशन और हमारा ब्रीदिंग सेम है, लेकिन एक्चुअली दोनों में काफी फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है ये ब्रीदिंग है। ठीक है, ये ब्रीदिंग है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। आई एम टेकिंग इन ऑक्सीजन, आई एम थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या है? रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो बेसिकली इस केस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। देख लो दोनों की बेसिक डेफिनेशन में कितना फर्क है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, और ये ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज करने के लिए। दोनों की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन में कितना फर्क है, बेसिक काम में कितना फर्क है। अब दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जो ब्रीथिंग वाला जो हमारा काम होता है वो लंग्स में होता है। ठीक है, वो यार लंग्स में होता है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। ठीक है, ये जो हमारा रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है ये सेल्स के अंदर होता है, राइट। तीसरी चीज, इट इज अ फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस। यानी कि वॉलंटरी प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इंसान अपनी इच्छा से करता है, अपनी विल से करता है। जैसे कि मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। अगर मैं हाथ रख दूंगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सो इट इज माई विल, इट वॉज माई विल टू मूव दिस हैंड। ठीक है, मैंने हाथ अपनी इच्छा से मूव किया। तो अब सीधी सी बात है, हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, चलना, उठना, बैठना, ये सारी वॉलंटरी प्रोसेस है क्योंकि ये सारी हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं। वैसे ही मैं जब चाहूँ तो मैं लंबी सांस ले सकता हूँ। तो ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है जो कि हम हमारी इच्छा से करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो होती है वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती है जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि हार्ट बीट करता है, राइट। क्या हम हमारे दिल को बोलते हैं चल धड़कना शुरू हो जा?
क्या हम हमारे दिल को बोलते हैं कि चल धड़कना शुरू हो जाए, टाइम आ गया? नहीं यार, हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग, राइट? अगर हम चाहे नहीं चाहे तो भी हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग, ठीक है? तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती, ये हमारे हाथ में नहीं होता, इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। वैसे ही यार रेस्पिरेशन भी एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये सेल के अंदर होती है, ठीक है? तो इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, ठीक है? नेक्स्ट चीज, इस केस में, ब्रीथिंग के केस में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन के केस में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि उसका कंप्लीट मेन पॉइंट है, राइट? एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है? ये सेल के बाहर होती है, और रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेल के अंदर होती है, ठीक है? तो कितना बड़ा डिफरेंस है ब्रीदिंग के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर। और यहाँ पर यार काफी बेसिक है इसको समझना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर ही हमें समझ में आ जाता है। अगर वो बात होने के बाद में हम लोग सीधा आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है? हम लोग आ जाते हैं सीधा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स की बात करने वाले हैं, एक है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये बेसिकली होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है? सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है एब्सेंस में ऑक्सीजन के, ठीक है? तो अगर इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये मैं एरोबिक की बात कर रहा हूं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज happens in the presence of oxygen, ठीक है? in the presence of oxygen। और वही यार एनएरोबिक के केस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैपेंस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? हैपेंस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ऐसा है यार कि एरोबिक के केस में एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ना, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है। अब एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है? क्या होता है? ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब किसी चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है तो उसमें से हमको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, राइट? तो जो ग्लूकोज हमारा होता है उसको कंप्लीटली ब्रेकडाउन किया जाता है एरोबिक के केस में, इसलिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देखने को मिलती है। हमें 38 एटीपी एनर्जी देखने को मिलती है एरोबिक के केस में। कितनी? 38 एटीपी। जब मैं एनएरोबिक की बात करता हूं तो एनएरोबिक अगेन इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का, राइट? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। अब जब किसी चीज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑफ कोर्स एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो यहाँ पर यार 2 एटीपी की एनर्जी रिलीज होती है। तुम देख रहे हो कितना फर्क है, यहाँ पर 38 एटीपी और यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी। काफी फर्क होता है, काफी डिफरेंस होता है। और इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है यार कि एरोबिक के केस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है? कंप्लीट पूरी एनर्जी निचोड़ ली जाती है। लेकिन एनएरोबिक के केस में ना बहुत ही निकम्मे काम चल रहा है, यहाँ पर काफी निकम्मे काम चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, और जब ब्रेकडाउन ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो एनर्जी क्या खाक मिलने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर यार इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के कारण एनर्जी भी कम रिलीज होती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरोबिक के केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और हमको ये तो पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर यार एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है? एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन एनएरोबिक के केस में चूंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? चूंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर एनर्जी भी कम रिलीज होती है, ठीक है? एनर्जी भी यहाँ पर कम रिलीज होती है। अब हम ह्यूमंस हैं, ठीक है? तुम खुद सोचा हमें दिन भर में कितनी सारी टास्क करनी पड़ती है, सब बहुत सारा हमको काम करना पड़ता है, तो हमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। जब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हमारे लिए कौन सा मोड सूटेबल है? एरोबिक वाला या फिर एनएरोबिक वाला? बेसिक है एरोबिक वाला, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो हम भाई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? और हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर ये जो चीज है, ये जो कंप्लीट रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स लिखी हुई है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने वाला हूँ, ठीक है? अगर तुम विजुअलाइज कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए चीजों को समझना, ठीक है? यार हमें ये पता है, हमने पढ़ा था कि हमने जो खाना था हमारा उसको सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, उसको ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट किया। चलो, ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट किया? कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं ना,
तो ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट किया था? ताकि वो एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारा जो ब्लड होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पर यार ब्लड की कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए, यानी कि इसको इतने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि अब हमारा जो ब्लड है इसको आसानी से कैरी कर सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड का रोल था। इसी तरीके से यार अब तुम विजुलाइज करो, ठीक है। अब हम लोग विजुलाइज करेंगे, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो है एक तो ब्लड, ठीक है, दूसरा है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, और जो तीसरा है हमारा वो है एक सेल, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ब्लड करेगा यहाँ पर रोल एक कुरियर सर्विस का, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिलीवरी सर्विस का। अब हम बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे लिए चीजें मंगवाते हैं, राइट। तो हमारे घर पे डिलीवरी देने के लिए डिलीवरी वाले भैया आते हैं, राइट। तो वो एक कंप्लीट डिलीवरी सर्विस है, ठीक है। अगर डिलीवरी सर्विस नहीं होगी तो हमारे घर तक सामान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ब्लड यार यहाँ पर डिलीवरी सर्विस का काम कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज है वो पार्सल है, हम कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, या फिर हम इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, चलो इसको प्रोडक्ट भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बढ़िया सा पैक होके पार्सल बन के उसका हमारे घर पर आता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा पार्सल है और सेल है हमारा घर, ठीक है। सेल है हमारा घर, ठीक है। तो ब्लड जो है हमारा डिलीवरी सर्विस वाला काम कर रहा है, ग्लूकोज पार्सल या फिर प्रोडक्ट होने का काम कर रहा है, और सेल जो है हमारा घर होने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको साइड में लिख देता हूं और अब हम लोग एक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यार, इस सेल ने, ठीक है, इस सेल ने ऑर्डर प्लेस किया, यानी कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अब सेल ने ऑर्डर प्लेस किया, इसका मतलब किसी ना किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया होगा। तो सेल ने ग्लूकोज का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। सेल ने ग्लूकोज का ऑर्डर प्लेस किया, और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को घर तक कौन लेकर आएगा? ग्लूकोज को घर तक कोई ना कोई डिलीवरी सर्विस लेकर आएगी, तो वो इस केस में होती है ब्लड, ठीक है। अब क्या होता है यार, जो हमारा ग्लूकोज है जो कि ब्लड में एब्जॉर्बेबल है, वो बढ़िया सा ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई तो भी सेल में जो है वो ग्लूकोज का ऑर्डर प्लेस किया गया, वैसे तो पूरी बॉडी में ये होता है, लेकिन मैं चीजें समझाने के लिए बस अभी पर्टिकुलर सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ यार कि इस यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ, तो ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, उठाया, क्योंकि ब्लड जो है हमारा डिलीवरी सर्विस है और हमारा जो ग्लूकोज है वो पार्सल है, ठीक है। यहाँ से बढ़िया ब्लड ने उठाया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं तो भी हमको डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो ब्लड बढ़िया आया अपनी बाइक पे, ठीक है, मतलब बाइक पे आया, ब्लड तो फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करते करता है। अब ब्लड के पास में ग्लूकोज है, ठीक है, ब्लड यहाँ पर उतरा, ठीक है, ब्लड यहाँ पर उतरा, और इस सेल को अपना ग्लूकोज डिलीवर करके आगे निकल गया। अब ब्लड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस सेल से बातचीत कर सके, क्योंकि ब्लड को बाकी भी बहुत सारे जगह पर ग्लूकोज डिलीवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड उतरा, ब्लड ने ग्लूकोज की डिलीवरी दी और ब्लड निकल गया, ठीक है। अब ये है सेल का घर, ठीक है, ये जो है ये सेल का घर है, ठीक है, ये सेल का घर है। तो जैसे यहाँ पर ग्लूकोज की डिलीवरी ली गई, क्या हुआ कि सेल के घर में उस ग्लूकोज को एक कमरे में रख दिया गया। तो क्या हुआ कि वो ग्लूकोज का पार्सल आया, ठीक है, और उसको रखा गया एक कमरे के अंदर जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है जिसका? साइटोप्लाज्म। अब जैसे यार ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में रखा गया, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरूवेट में। क्या में कन्वर्ट हो गया? पायरूवेट में। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब ब्लड ने ग्लूकोज डिलीवर किया, सेल के दरवाजे खुले, सेल ने ग्लूकोज अंदर लिया और ग्लूकोज जो है उसको साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में रख दिया गया। लेकिन एक चीज नोटिस की गई कि जैसे ही उसको साइटोप्लाज्म नामक कमरे में रखा गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमारा ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे C6H12O6। तो जो हमारा ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। अब क्या हुआ कि जैसे ही ग्लूकोज को उस साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में रखा गया, यार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। सो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, और उस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम है पायरुवेट, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है बेसिकली कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर, राइट। कैसे हुआ? क्योंकि जब सेल ने उसकी डिलीवरी ली, वो गया साइटोप्लाज्म में, और वहां पर बेसिकली ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, ये बात होती है। अब यार इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब मैंने जो डिलीवरी और इसको मैच करने की कोशिश की वो इसलिए की ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड एक्ट्स एज अ डिलीवरी सर्विस। ब्लड ने ग्लूकोज नाम का पार्सल उठाया और इस सेल ने ऑर्डर किया था, तो इस सेल को डिलीवर कर दिया। सेल ने अपने दरवाजे खोले, पार्सल अंदर लिया और साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में जाकर रख दिया। अब एक फन फैक्ट ऐसी है कि ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होती है, ठीक है, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होती है, ठीक
ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये जो प्रोसेस हमारी होती है ना, ये एरोबिक के केस में भी होती है और एनारोबिक के केस में भी होती है। तो यहां तक हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है यार, अब इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है यार, अब क्या होता है कि यहाँ पर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं कि पायरुवेट अब फर्दर 3 तरीकों से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बातें करता हूं तो ह्यूमंस के अंदर यार एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं तो पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ये यहां पर बन जाता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो अब क्या हुआ बेसिकली, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। पहले तो ग्लूकोज की डिलीवरी हुई, ठीक है, और ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया और वहां पर क्या हुआ कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट में। सेल ने देखा हुआ यार इससे तो मेरा फायदा हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये पायरुवेट एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर एंटर कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और वहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ कि जो पायरुवेट था, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया हमने बात की कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में वो गया, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर CO2, वाटर और एनर्जी में, ठीक है, CO2, वाटर और एनर्जी में, राइट। हम जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ पर यार इस केस में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम बोलते हैं ना कि सेल के अंदर होता है, लेकिन कहां पर, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये जो CO2 होता है ना, हम बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमंस CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 रिलीज करते हैं। तो ये वाला CO2 होता है जो कि वापस से ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलने के बाद में वापस से वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वो बाहर निकल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। जीवन भर अगर तुम्हें कुछ भी बायोलॉजी का याद नहीं भी रहेगा तो भी ये तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। वो बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको मिला CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमको CO2 मिला, वाटर मिला और हमारा मेन एनर्जी मिली यहाँ पर, ठीक है। हमारा मेन यहाँ पर हमें एनर्जी मिली। और कितनी एनर्जी मिलती है, बहुत मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 38 ATP तक की एनर्जी मिल जाती है, राइट। अब क्या होता है, अब थोड़ी सी इस वाले केस की बात करते हैं, ठीक है। अब ये वाले केस की बात करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले केस की, ठीक है। क्या हुआ यार कि ये है बंटी, ठीक है। अब मैं दोनों केसेस को एक साथ कंपेयर कर दूंगा ना तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है मॉन्टी, ठीक है, ये है मॉन्टी। बंटी खड़ा हुआ है, बंटी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन मॉन्टी यहाँ पर दौड़े जा रहा है। क्यों दौड़ रहा है, फिटनेस के लिए नहीं, बट मॉन्टी दौड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे कुत्ता लग चुका है, ठीक है। अब मॉन्टी दौड़ रहा है, मॉन्टी ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके वो उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ा पाए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों सिनेरियोस की। बंटी यार सिर्फ खड़ा हुआ है, ठीक है, बंटी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बंटी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि बंटी सिर्फ खड़ा है। बंटी को सिर्फ उतनी एनर्जी की जरूरत है जितनी रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मॉन्टी दौड़ रहा है तो उसे कॉन्स्टेंटली ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, राइट, उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। इस केस में हम लोग ये सेकंड वाले की बात करते हैं और यहाँ पर क्या होता है वो हम लोग अब देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब यार मॉन्टी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, मॉन्टी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जब मॉन्टी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और मॉन्टी को अगर एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करना है तो मॉन्टी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर मॉन्टी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ेगा, राइट। तो उसे अपने ब्रीथिंग की रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं जनरली कि जब भी कोई भी एथलीट या फिर हम भागते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब क्या हो रहा है ना कि यार ये जो हमारी प्रोसेस होती है एरोबिक वाली, ये वाली, इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ठीक है, फिर वो हमारे सेल तक जाता है, उसके बाद में फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मॉन्टी के पास इतना टाइम नहीं है। मॉन्टी अगर थोड़ा सा भी रुक गया ना तो मॉन्टी को कुत्ता काट खाएगा, ठीक है। तो मॉन्टी भागे जा रहा है। तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की लैक में ही रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। वो वेट नहीं करेंगे अब, ठीक है, वो वेट नहीं करेंगे और वो ऑक्सीजन के लैक में ही जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है यार, इस केस में पायरुवेट जो ब्रेकडाउन होने वाला है वो अब ऑक्सीजन के लैक में होगा। अब चूंकि यहां पर ऑक्सीजन के लैक में परफॉर्म किया जा रहा है तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब ऑक्सीजन के लैक में परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी है तो ब्रेकडाउन भी कम होगा और जब ब्रेकडाउन कम होगा तो हमें एनर्जी भी कम देखने को मिलेगी। तो इस केस में यार हमें 2 ATP एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है, 2 ATP एनर्जी देखने को मिलती है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा जब ऑक्सीजन की कमी है तो ब्रेकडाउन भी इनकम्प्लीट हो रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पर 2 ATP एनर्जी देखने को मिलती है और साथ में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये लैक्टिक एसिड परफॉर्म होता है ना तो ये हमारे मसल सेल्स के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण हमें पेन होता है, ठीक, और क्रैम्प्स की भी यही वजह होती है।
अब हमने दोनों केसेस की बात कर ली, एक जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक जब ऑक्सीजन होता है, ठीक है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। हमने दोनों केसेस में ये देखा कि यार दोनों केसेस में एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में थोड़ी सी ज्यादा होती है। थोड़ी सी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होता है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, राइट। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है हमारे मसल्स के अंदर, जिसके कारण हमें पेन फील होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें क्रैम्प्स आते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स आते हैं ना खेलते समय या फिर दौड़ते समय, तो उसका कारण ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये सबसे ऊपर वाले केस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर ली, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर ली, अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ध्यान रखना है ये दोनों केसेस अलग है, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और इस केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। सो यार दिस हैपेंस इन ईस्ट, और इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। थोड़ी सी हम लोग बेसिक डेफिनेशंस जान लेते हैं, ठीक है। इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, ओके। इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हमारा पायरुवेट है वो ब्रेकडाउन होता है, और फॉर्मेशन किस किस का होता है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी का, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि यहां पर भी एब्सेंस है ऑक्सीजन का, तो क्या होने वाला है, यहां पर भी कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर यार, यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन प्रोडक्ट्स को देखने का, ठीक है, इथेनॉल, CO2, क्योंकि यार ये जो हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब ऐसा होता है ना कि जो केक हम खाते हैं वो काफी फ्लफी होते हैं, ठीक है, जो केक हम लोग खाते हैं वो काफी फ्लफी केक होते हैं, राइट। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब बेकरी के अंदर एक इंसान केक बना रहा होता है, तो उस आटे में, उस डो में वो ईस्ट ऐड कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होता है, जिसका मतलब हमें प्रोडक्ट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, ठीक है। अभी तुम फिलहाल इस चीज पर ध्यान दो कि हमें CO2 भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमें CO2 भी देखने को मिल रहा है। जब वो डो क्रिएट कर रहा होता है, जब वो आटा वाटा जो है वो मिक्स सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम क्या होता है कि वो उसके अंदर ईस्ट ऐड कर देता है, ठीक है, वो उसके अंदर ईस्ट ऐड कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, उस डो का, जिसके चलते क्या होता है, उस डो का फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है, उस डो का फर्मेंटेशन हो जाता है, राइट। हमें इस प्रोसेस के अंदर, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर CO2 देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जब वो केक बेक हो रहा होता है ना, तो इस फर्मेंटेशन के चलते CO2 प्रोड्यूस होता है, और वो CO2 क्या करता है, उस केक में से एस्केप होने की कोशिश करता है, ठीक है, उस केक में से एस्केप होने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमारा केक फ्लफी बनता जाता है, ठीक है, हमारा केक जो है वो फ्लफी बनता जाता है। क्यों बनता जाता है? क्योंकि उसके अंदर हो रहा है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के चलते हमें देखने को मिल रहा है CO2। अब CO2 क्या कर रहा है? CO2 एक गैस है, तो वो रिलीज करने का ट्राई करेगा खुद को, ठीक है, वो एस्केप करने का ट्राई करेगा, और चूंकि CO2 एस्केप करने का ट्राई करती है, इसके चलते क्या होता है कि हमारा जो केक है वो फ्लफी बन जाता है, ठीक है, हमारा जो केक है वो फ्लफी बन जाता है, राइट। अगर एक छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स, लेकिन इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, और घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो ये एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ठीक है, ये भी तो बेचारे जानवर ही हैं, ये भी तो एनिमल्स ही हैं, ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते ही होंगे ना, राइट, ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते होंगे। अब जब ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कहां पर करते हैं? पानी के अंदर करते हैं, जब इन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है, राइट। अब जब ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, राइट, बिल्कुल पड़ेगी। तो इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? ये ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन पानी से लेते हैं। अब हमें ये जरूर पता है यार कि हमारे एयर के अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू वाटर। पानी के अंदर हम लोग ज्यादा सांस नहीं ले पाते हैं। ऑफ कोर्स यार, सीधी सी बात है कि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब चूंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी के अंदर जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसकी कमी होती है, तो कुछ ना कुछ तो इन एनिमल्स को करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो क्या होता है यार कि इनकी ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इनकी ब्रीदिंग का जो रेट है, इनकी ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, अगर हमारे पास में बहुत टाइम है, अगर हमारे पास में बहुत टाइम है, तो हम चीजें बहुत धीरे धीरे आराम से करते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम पर होता है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, बस स्टॉप पर खड़ी हुई है और हमें भागते भागते जाना है, तो हम चीजें बहुत तेजी से करते हैं। सेम केस होता है, सेम केस होता है यार। बाहर
इंसानों के लिए बहुत ऑक्सीजन है। एज कम्पेयर टू वाटर हमें एयर में ज्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम आराम से ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये फास्टर रेट पर जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, वो फास्टर रेट पर ब्रीथ करते हैं। अगर तुम्हें कभी भी याद नहीं है तो तुम इस टाइम वाले एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि ज्यादा टाइम काम आराम से करना है, कम टाइम काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ज्यादा ऑक्सीजन आराम से ब्रीदिंग हो रही है, कम ऑक्सीजन तेज तेज ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। और कम ऑक्सीजन यानी कि पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। अब क्वेश्चन ना ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ aquatic animals much faster than that of terrestrial organisms, ठीक है। मतलब क्या, जो जमीन पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, मतलब ये तो मछली पर हो गया, छोड़ो, जो जमीन पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। या फिर उल्टा पूछ लेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा क्यों होता है, व्हाई इज इट मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हमें पता है कि हमें क्या जवाब देना है, हमें पता है कि हमें वो टाइम वाला एग्जांपल दिमाग में रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सीधी सी बात है, पानी के अंदर ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है एज कंपेयर टू दैट इन एयर, राइट। एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है जिसके चलते पानी के अंदर ज्यादा तेज ब्रीथ करना पड़ता है ताकि रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। और यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में, जो अब हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट क्या करता है, प्लांट्स टेक इन CO2 एज देयर रॉ मटेरियल, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, लाइक सनलाइट लगती है। हमने बात की थी ना कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड ब्ला 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 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो अभी हम लोग सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरोफिल तो लगता ही है, ठीक है। तो सनलाइट लगती है, राइट। रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये दिन है, ये एक दिन है, तो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। ये दिन है तो रेस्पिरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन में सनलाइट है। लेकिन अगर मैं रात की बात करता हूं, तो क्या रात में सूरज देवता रहते हैं? नहीं रहते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, राइट, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन दिन रात हमेशा होते रहता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होते रहता है। अब यार हम थोड़ा सा इसके बीच का डिफरेंस समझेंगे। अब यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में है प्यारी सी ये सनलाइट, ठीक है, ये प्यारी सी हमारे पास में लाइट एनर्जी है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें यहाँ से CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन हमें बाहर देखने को मिल रहा है। ये केस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, ये केस है फोटोसिंथेसिस का, राइट। अब अगर हम रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हमने देखा था कि रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था उसमें CO2 भी था, राइट, उसमें CO2 भी था। तो इस केस में रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि रेस्पिरेशन के केस में यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और CO2 का रिलीज होता है, राइट, CO2 का रिलीज होता है। अब हम ये सोचते हैं ना कि प्लांट्स तो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, नहीं, प्लांट्स रेस्पायर भी करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है जिसके चलते CO2 भी ये रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, राइट। प्लांट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के केस में CO2 रिक्वायर्ड है, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के केस में CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है जनरली कि जब सुबह के टाइम पे, अब क्या होता है कि सुबह के टाइम पे यानी कि दिन के टाइम पे जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, राइट। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो प्लांट रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने पास में रख लेता है स्टॉक के लिए, और बाकी जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, बाकी जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये रिलीज हो जाता है, लेकिन प्लांट थोड़ा सा अपने पास में रख लेता है फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ताकि प्लांट रेस्पायर करता है। उसी टाइम पर रेस्पिरेशन भी हो रहा होता है, राइट, रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन के केस में CO2 बनता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के केस में CO2 बनता है। ये ऑक्सीजन का केस हमारा सॉल्व हो गया, ये ऑक्सीजन का केस सॉल्व हो गया। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसमें से थोड़ा सा जो प्लांट है वो अपने लिए रख लेता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वाला केस तो हमारा सॉल्व हो गया, राइट। अब बात करते हैं CO2 की, कि ये CO2 भी तो रिलीज कर रहा है,
ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि फोटोसिंथेसिस के केस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और रेस्पिरेशन के केस में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है और CO2 में रिलीज हो रहा है, तो क्यों ना इसी CO2 को यूज किया जाए। तो जो प्लांट होता है वो दिन में क्या करता है कि रेस्पिरेशन से जो हमारा CO2 बनता है, ठीक है, रेस्पिरेशन से जो हमारा CO2 बनता है उसी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। क्या होता है कि CO2 रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के अंदर CO2 बाहर निकलता है, तो प्लांट क्या करता है, इसी CO2 को यूटिलाइज कर लेता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है। तो एक तो हमें दिन में क्या मिलता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन रख लेता है और बाकी का रिलीज कर देता है। लेकिन अब बात करते हैं रात की, ठीक है, अब बात करते हैं रात की। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये पूरा केस इम्पॉसिबल है रात को, ठीक है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब रात के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रात के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, नो फोटोसिंथेसिस, राइट, नो फोटोसिंथेसिस। तो अब जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है। यार रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा था, हमने यहां पर देखा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे हो रही थी, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन अब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए बाहर से यार थोड़ी सी मदद मांगनी पड़ेगी। इसको यार हम लोग पैसों से समझ सकते हैं, ठीक है। जब इंसान के पास पैसा होता है, ठीक है, जब इंसान के पास में पैसा होता है तो क्या उसे बाहर से उधार मांगने की जरूरत पड़ती है? क्या उसे बाहर से उधारी करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे इंसान के पास में पैसा खत्म हो जाता है उसके बाद में इंसान को लोन लेना पड़ता है, उधारी करनी पड़ती है। सेम केस है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। अब प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एयर से ऑक्सीजन लेता है अपने यूज के लिए, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की प्लांट के अंदर 3 साइट्स होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्लांट के अंदर 3 साइट्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा रूट, ठीक है, सबसे पहले हमारे होते हैं रूट्स। तो ये जो हमारे रूट्स होते हैं ना, ठीक है, सबसे पहली साइट ये होती है, दूसरे होते हैं हमारे स्टेम, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी लीफ। तो ये 3 साइट्स होती है जहां से रेस्पिरेशन देखा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले रूट की बात करते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले रूट की बात करते हैं। रूट के अंदर भी यार, रूट के अंदर भी ये जो हमारा रूट होता है, ठीक है, यहाँ पर हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, ये रूट हेयर्स होते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो रूट हेयर्स होता है ये सॉइल के नीचे, ठीक है। अब सॉइल के अंदर ऑक्सीजन तो है, ठीक है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप्ड है। तो क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होता है वो इसके अंदर जाता है थ्रू डिफ्यूजन। कैसे जाता है? थ्रू डिफ्यूजन। क्यों जाता है? डिफ्यूजन में क्या होता है यार, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। अब सीधी सी बात है यार, ये है मोंटी और ये है बंटी, ठीक है। बंटी के पास में बहुत पैसा है, मोंटी को पैसे की जरूरत है, तो मोंटी बंटी से पैसे मांगेगा ना, उसी तरीके से जो हमारा सॉइल है उसके पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन अब प्लांट को बेचारे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसको मांगना पड़ेगा। तो क्या होता है कि डिफ्यूजन से जो हमारा ऑक्सीजन होता है यहाँ पर सॉइल के अंदर, ये जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो इसके अंदर जाता है, रूट हेयर के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है भैया, रूट हेयर की हमने बात कर ली, हमने रूट हेयर की बात कर ली। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो डिफ्यूजन याद रख लेना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। बंटी के पास में ज्यादा पैसे हैं तो बंटी मोंटी को पैसे उधार देगा, यानी कि बंटी के पास में पैसों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मोंटी के पास में कम है, तो बंटी मोंटी को उधारी दे रहा है। वैसे ही यार सॉइल के पास में अगेन ऑक्सीजन ट्रैप्ड होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो उस रूट हेयर के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लांट को जरूरत है। जब प्लांट को जरूरत है तो रूट हेयर के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन है वो जाता है, ठीक है। अब स्टेम के अंदर भी हमने एक चीज नोटिस की है कि जो हमारी बड़े बड़े हमारे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी होते हैं, ठीक है, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी होते हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनके स्टेम बिल्कुल से पतले से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हर्बेशियस स्टेम्स, हर्बेशियस ग्रीन स्टेम्स, ठीक है, वो होते हैं हर्बेशियस ग्रीन स्टेम्स। अब दोनों में, ठीक है, अब स्टेम की बात हो रही है तो रेस्पिरेशन स्टेम के थ्रू तो होता है, क्योंकि स्टेम एक साइट होती है रेस्पिरेशन की, लेकिन इन दोनों के केस में थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। वुडी के केस में, ठीक है, वुडी स्टेम के केस में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है लेंटिसेल्स के थ्रू, ठीक है,
ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ है। तो क्या होता है कि यहाँ पर माइन्यूट पोर्स होते हैं, हमने देखे रहते हैं वो माइन्यूट पोर्स रहते हैं, और वो माइन्यूट पोर्स रहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। तो इन लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट, इन लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन इस ग्रीन स्टेम के केस में, हर्बेशियस ग्रीन स्टेम के केस में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये वही स्टोमेटा है जिनकी हम लीफ में बातें करते हैं, ठीक है। तो ये वही स्टोमेटा है जिनकी हम लीफ में बातें करते हैं, राइट। तो स्टोमेटा से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हमने ये देखा था कि स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये बीन शेप्ड हमारे जो वो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटल पोर होता है, राइट, ये हमारा स्टोमेटल पोर होता है। तो अगेन ये भी एक माइन्यूट पोर होता है, ठीक है, ये भी एक माइन्यूट पोर होता है। तो इस केस में भी, हर्बेशियस ग्रीन स्टेम के केस में भी जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू। तो हमने यहाँ पर बात कर ली रूट्स की। रूट के अंदर यहाँ पर जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन कैसे लिया जाता है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है, सॉइल के पास में ऑक्सीजन ट्रैप्ड रहता है, तो क्या होता है कि वहां से ऑक्सीजन हमारे रूट हेयर में एंटर करता है, ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। सेकंड होता है हमारा स्टेम के थ्रू, और स्टेम के थ्रू भी कैसे, दो टाइप के स्टेम्स होते हैं, एक होता है वुडी, दूसरा होता है हर्बेशियस, ठीक है। वुडी के केस में लेंटिसेल्स होते हैं एक्सचेंज के लिए, वुडी के केस में लेंटिसेल्स होते हैं एक्सचेंज के लिए, लेंटिसेल्स माइन्यूट पोर्स होते हैं। और जो हमारे हर्बेशियस ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं, राइट, उसमें स्टोमेटा होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब तीसरी चीज है लीफ। लीफ के ऊपर हमें पता है कि स्टोमेटा होता है एक्सचेंज के लिए, तो अगेन लीफ में भी सेम केस है, तो लीफ के अंदर भी हमारे पास में स्टोमेटा होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब यार हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके अंदर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। सबसे पहले यार हमारे ह्यूमंस के अंदर लंग्स होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। अब लंग्स को, अब जो हमारे लंग्स होते हैं वहां पर हमको ये भी पता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमने ब्रीथिंग के अंदर बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज होता है, हम लोग एयर ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो हमारे लंग्स हैं, लेट अस विजुअलाइज देम एज बलून्स, ठीक है। तो जब हम बलून के अंदर एयर ब्लो करेंगे तो बलून का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, बलून फूल जाता है, राइट। तो उसी तरीके से जब हम लोग एयर ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी फूल जाते हैं, जिसके चलते अब हम पहले डायफ्राम की बात कर लेते हैं। ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम बेसिकली एक मस्क्यूलर डोम शेप्ड टिश्यू होता है। कैसा होता है? डोम शेप्ड, ठीक है, दिख रहा है अलग ही डोम शेप्ड है, ठीक है, मस्क्यूलर डोम शेप्ड टिश्यू होता है। तो ये जो हमारा डायफ्राम होता है हमारे एब्डोमेन को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे एब्डोमेन को सेपरेट करने का, राइट। ये बात हो गई। अब क्या होता है? अब सीधी सी बात है, अगर मैं बात करता हूं हमारा ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, ये हमारा ये बलून है और ये बलून फूल गया, ठीक है, ये बलून फूल गया, तो क्या ये पेन नीचे गया? ठीक है, गया ना, गया, राइट। उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग एयर अंदर ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, जिसके चलते डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है और डायफ्राम नीचे मूव हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो डायफ्राम ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लंग्स फूल गए, ठीक है। अब जब लंग्स फूल गए हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे तो उसके चलते जैसे ये पेन नीचे हुआ वैसे वो डायफ्राम भी नीचे हो जाता है, ठीक है, डायफ्राम नीचे मूव कर जाता है। ये बात हो गई जब हम लोग एयर ड्रॉ इन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। वही बलून वाला केस कि बलून के अंदर, ठीक है, बलून के अंदर जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो बलून फूल जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसके चलते ये जो डायफ्राम है, अब इस डायफ्राम को नीचे मूव करना पड़ेगा ताकि वो लंग्स को स्पेस दे पाए। ये बात हो गई। जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो लंग्स वापस अपनी जगह पर आने लगेंगे। तो जब हमने ब्रीथ इन किया था तो कुछ ऐसा सीन था, ठीक है। अब जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये जो पेन है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। उसी तरीके से जो ये डायफ्राम होता है, अगर डायफ्राम ऐसा हो गया था, ठीक है, तो क्या होगा? जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी, जिसके चलते हमारा जो लंग्स फूल गए थे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके चलते क्या होगा कि जो हमारा डायफ्राम कुछ ऐसा हो गया था प्रेशर के कारण, अब वो रिलीज हो जाएगा और वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है, यहाँ पर वापस से अपनी जगह पर आ गया डायफ्राम। क्यों आ गया? क्योंकि अब जो एयर है वो बाहर निकल चुकी है, हमने एयर को फोर्स आउट कर दिया। ये दिख रहा है, यहाँ से एयर यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, एयर यहाँ से बाहर निकल रही है। तो क्या हुआ कि लंग्स वापस अपनी जगह पर आ गए और जो डायफ्राम था, जो हमारा डायफ्राम था, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, डायफ्राम का काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो इट इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर टिश्यू विच सेपरेट्स एब्डोमेन फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब
हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा गैस्ट्रिक एक्सचेंज हम बोलते हैं कि ब्लड के अंदर O2 जाता है, ब्लड से CO2 ले लिया जाता है और उसको फिर हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं, वो एक्चुअली होता कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और जो हम बोलते हैं ना कि गैस्ट्रिक एक्सचेंज होता है वो एक्चुअली कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है जो कि हमको दिया हुआ है। अब जरा इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अब यार ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो होता है फेरिंक्स। ठीक है, वो होता है फेरिंक्स। उसके नीचे ये जो पोर्शन मैं मार्क कर रहा हूँ वो होता है लैरिंक्स। ठीक है, वो होता है लैरिंक्स। और ये जो यहाँ पर इस मेरे बनाए हुए डायग्राम में मैं मार्क कर रहा हूँ ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये होता है ट्रैकिया। राइट, अब ट्रैकिया में कुछ रिंग शेप दिख रहा होगा तुम्हें, ये रिंग शेप कुछ दिख रहा होगा जिसकी बातें हम लोग आगे करेंगे थोड़ी सी। राइट, ये जो है यहाँ पर ये होते हैं ब्रोंकाई। क्या होते हैं? ब्रोंकाई। ये जो होते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है, ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ अभी, एक सेकेंड, ये जो मैं ब्लू से ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये होते हैं ब्रोंकायोल्स। ठीक है, ये होते हैं ब्रोंकायोल्स। और ये जो थोड़े से पॉपकॉर्न जैसे शेप के दिख रहे हैं ये बेसिकली होते हैं एल्वियोलाई। क्या होते हैं? एल्वियोलाई। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा डायग्राम कैसा है। ये जो बाहर यहाँ पर हड्डी दिख रही है ये बेसिकली हमारा रिब केज है। ठीक है, नीचे यहाँ पर ये हमारा डायफ्राम है जिसकी हम लोग बात करके आए थे अभी, जिसको हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देखा कि कैसे ऊपर नीचे वो होता है अकॉर्डिंग टू व्हेन वी ब्रीथ एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट। ठीक है, यहाँ पर हमने लंग्स की बात कर ली, हमने यहाँ पर ट्रैकिया की बात कर ली है, हमने यहाँ पर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात कर ली जिसकी बात हम लोग थोड़ी सी आगे करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर ये होता है हमारा ट्रैकिया, उसके बाद में ये होता है, ये जो हमारा होता है वो होता है ब्रोंकाई। ठीक है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है, जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, यहाँ पर ये होते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये होते हैं हमारे ब्रोंकायोल्स जिसको मैंने अगेन यहाँ से मार्क कर रखा है, ये होते हैं हमारे ब्रोंकायोल्स। और ये जो पॉपकॉर्न की शेप का मैंने बनाया है वो बेसिकली होते हैं एल्वियोलाई। अब इसकी जरा सी हम लोग डिटेल में बातें करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा ट्रैकिया है यहाँ पर ऐसे सी शेप्ड रिंग्स बनी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी सी शेप्ड रिंग्स बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? बिकॉज दीज सी शेप्ड रिंग्स प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो क्या होता है कि ये जो सी शेप रिंग्स होती है ना ये ट्रैकिया को प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से। तो क्या होता है जब एयर की एब्सेंस होती है, ठीक है, जब एयर की एब्सेंस होती है तो ये जो सी शेप रिंग्स होती है ना ये इस ट्रैकिया को प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से। ठीक है, तो सी शेप रिंग्स का काम ही होता है एयर के एब्सेंस में, ठीक है, एयर के एब्सेंस में जो हमारा ट्रैकिया होता है उसे कोलैप्स करने से प्रिवेंट करती है ये सी शेप रिंग्स। ठीक है, इनकी बातें हो गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो ये जो एल्वियोलाई है, ये जो पॉपकॉर्न जैसा मैंने शेप बनाया, ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, ये होते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज। क्या होते हैं? साइट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां से क्या होता है जो एयर हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो यहां से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, वो हमारे ब्लड में जाता है और जो ब्लड के अंदर ब्लड पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाता है, ठीक है, वो अगेन इस एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, तो मैं इसे ग्रीन कलर से एक बार ड्रॉ करता हूं। यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, ठीक है, करोड़ों की डील हुई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले गया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले गया और वहां से ब्लड ने इन रिटर्न एल्वियोलाई को CO2 दिया। ठीक है, एल्वियोलाई को CO2 दिया जो कि अब वापस से इस पाथवे को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन आया अंदर, एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में चले गया और CO2 ब्लड में से एल्वियोलाई के पास में आया, एल्वियोलाई के थ्रू इस पाथवे को वापस फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो हम जब बोलते हैं ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस एक्चुअली ऐसी होती है कि जो एल्वियोलाई हमारे होते हैं, ठीक है, जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पर एक्सचेंज होता है, इसलिए उन्हें साइट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, अगर आज यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर किसी रोड पर करोड़ों की डील हो रही है तो उस रोड को साइट ऑफ एक्सचेंज कहा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस एल्वियोलाई को साइट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से इसमें आता है। ठीक है, फिर यहाँ से इस पाथवे के थ्रू जो हमारा पाथवे था, जैसे हमने एयर को इनहेल किया था, वापस से उसी पाथवे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज है। अब चूंकि एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज है तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होगी क्योंकि एक्सचेंज जो हो रहा है वो एल्वियोलाई में हो रहा है, लेकिन उसके बाद में जो एल्वियोलाई ऑक्सीजन दे रहा है ब्लड को वो ब्लड कैरी करके ले जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो इन ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है और जो कार्बन यहाँ से जो ये वाला ब्लड आ रहा है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चले जाता है और ये यहाँ से जो एरो दिख रहा है यहाँ से बाहर निकल जाता है
और ये जो एरो है वो ऑक्सीजन के अंदर आने का एरो। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी अगर पाथवे याद नहीं आ रहा हो तो इसको याद कर लो, PLTBBA। ठीक है, P का मतलब है फेरिंग्स। हम लोग ऊपर देख के आए कि कैसे यहाँ वाले पोर्शन से जो है वो हमारी एयर जो है वो हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन हमने देखा था वो था फेरिंग्स। ठीक है, दूसरा होता है लैरिंग्स, L से होता है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, T से होता है हमारा ट्रैकिया, राइट। B से होता है हमारा ब्रोंकाई, वापस से B से हमारा होता है ब्रोंकायोल्स। ठीक है, और जो A से हमारा होता है वो होता है एल्वियोलाई। ठीक है, तो तुम ये शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो। अगर तुम्हें पाथवे याद नहीं आ रहा तो तुम ये याद रख लोगे। अगर तुम्हें ये याद रह जाता है PLTBPA, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलाई। तुम डायग्राम बनाते समय भी इसे याद रख सकते हो, ताकि अगर तुम कभी डायग्राम गलती से भूल गए तो ये PLTBPA तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अब यार जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर तो आ गया, लेकिन अब ब्लड में भी वो कहाँ जाएगा? तो ब्लड में वो जाता है, ठीक है, ब्लड में वो जाता है आरबीसीज में। ठीक है, आरबीसीज में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। अब रेड ब्लड सेल्स में क्यों गया? क्या कारण था इसका? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ये हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है वैसे आरबीसी फ्लो करते हैं। और चूंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, अब आरबीसी के अंदर भी ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसे ही हम लोग उस सेल तक पहुंचते हैं जहां पर हमें ऑक्सीजन डिलीवर करना है, ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हर जगह ही हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जैसे ही ये आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन आता है, इट गेट्स बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही उस पर्टिकुलर साइट पर पहुंच जाता है जहां पर ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी होती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर अगेन वही बात, ये हो गया रेस्पिरेशन हमारा खत्म। ये काफी आसान सा टॉपिक है, और इसकी भी तुम्हें क्विज नीचे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तुम जाकर जो है इस क्विज या फिर टेस्ट सीरीज को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, और तुम्हें अपना स्कोर जो है वो भी वहीं पर पता चल जाएगा। तुम ऑफिशियली मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो बेसिकली padle.in के नाम से है। ठीक है, सुबह से यार स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।